तो स्टूडेंट्स, इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 7 में आज हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि आप जानते हैं कि वो ये कहता है कि ना तो किसी फ्लूइड मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फ्लूइड के केस में भी ऐसा ही है कि फ्लूइड को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और इससे जो हमें इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या है ये देखिए। मान लीजिए कि ये एक हमने फ्लो कर रहा है फ्लूइड, और इस फ्लोइंग फ्लूइड में हमने ये एक फ्लूइड वॉल्यूम कंसीडर किया। फ्लोइंग फ्लूइड में हमने एक फ्लूइड वॉल्यूम ले लिया। इसका वॉल्यूम मान लीजिए डेल्टा वी है और इसका जो सरफेस है वो डेल्टा एस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर, डेल्टा एस क्लोज सरफेस के अंदर डेल्टा वी वॉल्यूम है, और इसके किसी पॉइंट पर मान लीजिए फ्लूइड की डेंसिटी रो है। यहाँ पे हमने मान लीजिए कि एक स्मॉल फ्लूइड सरफेस लिया डेल्टा एस। इस पर नॉर्मल की डायरेक्शन है एन, आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा लेते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए क्यू है। तो इसके अंदर ये जो रीजन हमने लिया है फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर है, और फ्लूइड के साथ ये फ्लो करेगा। ये पूरा रीजन भी मूव करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर ना तो कोई सोर्स है ना सिंक है। सोर्स का मतलब ये होता है फ्लूइड में कि जहाँ से फ्लूइड क्रिएट हो सके, यानी फ्लूइड इंटर कर सके। मान लीजिए कोई पॉन्ड है और उस पॉन्ड के अंदर कोई टैप है, नल लगा है, जहाँ से उसके अंदर पानी भरा जा रहा है, तो वो उसका सोर्स हो गया। उसके अंदर पानी वहाँ से आएगा, वो सोर्स हो गया उस पॉन्ड के लिए। और अगर कहीं से ड्रेनेज हो रहा है फ्लूइड का, तो वो सिंक हो जाएगा उसका, जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो इसके अंदर कहीं से फ्लूइड का कोई सोर्स है इसके अंदर जी जनरेट हो जाए, और ना कोई सिंक है जहाँ से फ्लूइड इनहेलेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर एक रीजन है जिसके अंदर ना कोई सोर्स है ना सिंक है। तो इस तरीके का हमने एक रीजन कंसिडर किया। अब एक सेकंड में जितना फ्लूइड मास जो है यहाँ से इस स्मॉल सरफेस से डेल्टा एस से फ्लो करेगा, वो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मास थ्रू सरफेस डेल्टा एस इस यहां से जो एक सेकंड में निकलेगा वो क्या होगा? नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा q डॉट n, नॉर्मल की डायरेक्शन में। और एक सेकंड में जितना वॉल्यूम निकलेगा वो कितना होगा? ये सरफेस है, मान लीजिए यहाँ डेल्टा एस, यहाँ डेल्टा एस, यहाँ पे वेलोसिटी है ये नॉर्मल डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या होती है? एक सेकंड में जितना डिस्टेंस फ्लूइड ट्रेवल करता है या कोई बॉडी ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस होती है। तो एक सेकंड में मान लीजिए यहाँ से फ्लूइड नॉर्मल की डायरेक्शन में इतना आगे बढ़ेगा, ये डिस्टेंस होगी इतनी। तो ये वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू दिस डिस्टेंस, इतना वॉल्यूम यहाँ से एक सेकंड में पास होगा। वॉल्यूम Q डॉट n डेल्टा एस। अगर मास की बात करें तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना फ्लूइड मास एक सेकंड में यहाँ से इस स्मॉल रीजन से पास होगा। तो पूरे रीजन से कितना पास होगा? सो टोटल
rate of flow of mass through सरफेस डेल्टा एस इस पूरे पे इसका इंटीग्रल कर दीजिए। इसको हमने इसमें चेंज कर लिया है डेरिवेटिव में, इसलिए क्योंकि ये लिमिटिंग केस में डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे पे इंटीग्रल कर दिया, इस पूरे रीजन पे, सरफेस पे। तो ये इस पूरे रीजन से 1 सेकेंड में जितना फ्लूइड मास बाहर की तरफ फ्लो करेगा वो ये है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई वॉल्यूम V सरफेस S से इनक्लोज्ड है और ये कोई फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो ये सरफेस इंटीग्रल इस वॉल्यूम इंटीग्रल में ऐसे चेंज हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ V। तो यहाँ पे इस सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। वॉल्यूम क्या है यहाँ? डेल्टा V। तो यहाँ फंक्शन था रो Q, तो इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा ये, और वॉल्यूम डेल्टा V। ये वो फ्लूइड मास है जो 1 सेकंड में इस रीजन से बाहर जाता है। तो अंदर कितना आएगा? सो नाउ टोटल मास फ्लो इनसाइड द रीजन डेल्टा V इज नेगेटिव टाइम्स दिस। बाहर जाएगा इतना तो अंदर आएगा इतना, इसलिए क्योंकि अंदर कब आएगा? जब वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल वेलोसिटी हमने इधर लिया है Q.n, उसकी उल्टी दिशा में जब होगी तो वो अंदर की तरफ आएगा। तो माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो 1 सेकंड में जितना फ्लूइड मास अंदर की तरफ आएगा वो ये हो गया। इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा। अब फ्लूइड in the fluid mass at any time in the region delta V is, किसी समय इसके अंदर कितना फ्लूइड मास होगा? अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल फ्लूइड वॉल्यूम ले लें तो इसका जो मास होगा वो होगा रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पूरे का कितना होगा? वो होगा इतना। तो ये हो जाएगा रो dV दिस। ओके, तो किसी समय पे इसके अंदर इतना फ्लूइड मास है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लूइड मास कितना होगा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लूइड मास इन दिस रीजन इस किसी समय इतना है, तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा? ये होगा। और ये किसके बराबर होगा? जितना 1 सेकेंड में फ्लूइड मास इसके अंदर आएगा, क्योंकि कोई सोर्सिंग तो है नहीं, तो उतना ही इंक्रीज करेगा जितना आएगा। तो आता है इतना, इंक्रीज करेगा इतना, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना।
by equation 1 and 2 we have this is equal to this is the equation of continuity। और ये सभी फ्लूइड वॉल्यूम के लिए होल्ड करेगा। हमने ये कोई भी फ्लूइड वॉल्यूम लिया था, हम दूसरा भी ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं। तो इसका जीरो होना ना होना इस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये आर्बिट्री है, ये हम कुछ और भी ले सकते हैं, तब भी ये जीरो आएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो होगा। This is called equation of continuity. This is called equation of continuity. तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल है उसको जब हम अप्लाई करेंगे फ्लूइड पर, तो फ्लोइंग फ्लूइड पर, तो जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर कैलकुलस से आप जानते हैं कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डाइवर्जेंट अगर लेंगे जिसमें एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो हमको मिलता है इसमें, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, रो divergence of this plus gradient of this is 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये जो ऑपरेटर है ये मटेरियल डेरिवेटिव के लिए ऑपरेटर है, जो आप जानते हैं ये होता है, सॉरी ये आपको बताया गया था, दिस इज द मटेरियल डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो डी कैपिटल डी बाई कैपिटल टी इज दिस, इसलिए इसको लिखा जा सकता है ऐसे। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज दिस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हैं। अब जो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एक तो ये हो गया, ये जो है मोस्ट जनरल फॉर्म ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। अगर इफ फ्लूइड इज if flow is steady, तो समय के साथ चेंज नहीं होगी डेंसिटी, ये 0 होगा। तो ऐसे में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इसमें ये टर्म 0 हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी becomes this steady flow के लिए। Also if fluid is incompressible, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है
तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब कंप्रेस करने पे वो चेंज नहीं होगी। देन डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द सिंपल फॉर्म डाइवर्जेंस ऑफ Q इज 0। ये लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, और ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। लिक्विड के लिए यही यूज़ करेंगे कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट किए जाते हैं। तो ये हो गया। अब पोटेंशियल काइंड फ्लो क्या होता है, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्लो इज कॉल्ड potential kind flow if velocity can be expressed as a gradient of some scalar function, say phi, then phi is called velocity potential. अगर फ्लूइड की वेलोसिटी एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में एक्सप्रेस की जा सके तो इस तरह के फ्लो को पोटेंशियल काइंड फ्लो कहा जाएगा। नेगेटिव साइन कन्वेंशन के लिए लगाया गया है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव साइन इसमें मर्ज होकर के दूसरा फंक्शन दे देगा। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फ्लूइड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव साइन means fluid flow from higher to lower potential, from higher to lower potential. अगर दो पॉइंट हैं P1 और P2 और P1 पर पोटेंशियल P2 से ज़्यादा है तो ये फ्लूइड ऐसे फ्लो करेगा। तो इस तरीके का अगर कोई फ्लो है तो उसे पोटेंशियल काइंड फ्लो कहा जाता है। पोटेंशियल काइंड फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी? अगर इनकम्प्रेसिबल हमने लिया है फ्लूइड तो ये होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड when the flow is of potential kind. अब हम इसमें देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये फ्लूइड के लिए होल्ड करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये सॉलिड में ये इक्वेशन आपको सुनने में नहीं आई होगी। सॉलिड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसे वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल तो होल्ड करेगा, लेकिन वहाँ पर जो है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये फ्लूइड में ही मिलेगी क्योंकि फ्लूइड फ्लो करता है। तो जहाँ फ्लो होगा वहाँ पर किसी रीजन में मास की कंटिन्यूटी बताने के लिए ये इक्वेशन है। सॉलिड में ऐसा कुछ होता नहीं है।
मास का फ्लो, इसलिए वहां पे ये देखने को नहीं मिलती। एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि टेस्ट वेदर द मोशन specified by this velocity k square xj minus yi k is constant. Is possible motion for an incompressible fluid. Is possible motion for an incompressible fluid. Also determine the streamline. Check whether the motion is of potential kind. If so, अगर है, determine velocity potential. इतना कुछ है। तो सबसे पहले कि ये पूछ रहे हैं कि ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या ये वेलोसिटी फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ऐसा पॉसिबल है? तो वेलोसिटी फील्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होगी, यानी किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की ये वेलोसिटी तब हो सकती है जब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर जाए, ये वेलोसिटी फील्ड, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड करे, कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल होल्ड करे। तो ये चूंकि 2 डायमेंशनल फ्लो है, ये और आसान है सॉल्व करना। फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ क्यू कंसिडर करिए, यहां पे u है, यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज कंपोनेंट ऑफ i इज माइनस k स्क्वायर बाई y x स्क्वायर बाई y स्क्वायर k स्क्वायर x is this. तो del u by del x is k is constant, y is constant for derivative with respect to x is 2x. Del v by del y derivative with respect to y, x is constant. Is this. Now, divergence of Q is this. Divergence of Q is this. ये होता है
तो ये 2 डायमेंशनल फ्लो है, यहाँ पे ये तो टर्म है ही नहीं, तो ये 0 रहेगा। तो हमारे केस में डाइवर्जेंस ऑफ क्यू के लिए हमें ये 2 टर्म चाहिए। इनका सम देखिए, यहाँ से देख सकते हैं ये 0 है, इट मीन डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इज 0। थस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी holds, therefore this is given velocity field is possible। इसका मतलब जो फ्लो है वो पॉसिबल फ्लो है, ये होगा, ये मोशन पॉसिबल है। ऐसा यहाँ जो वेलोसिटी दी हुई है उसके लिए मोशन होगा, दिस इज द पॉसिबल मोशन। ये हो गई बात। फिर कहते हैं कि डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइंस। तो स्ट्रीम लाइंस कैसे बताएंगे? स्ट्रीम लाइंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो इज दिस। और यहाँ पे u और v ये है, तो ये देखिए कॉमन है, k² कॉमन है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा y x इज दिस। तो दिस इज x² प्लस y²। ऑब्वियसली 2 नीचे आएगा, इधर कांस्टेंट आएगा, हम उसको ले लेते हैं a² by 2। a is arbitrary। तो ये जो सर्किल्स हैं, these circles are streamline। तो जो फ्लो होगा उसमें ये स्ट्रीम लाइन होगा, ये सर्किल स्ट्रीम लाइन होगा। जो फ्लो होगा इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा। ए चूंकि आर्बिट्री है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बदलते जाइए, कुछ भी ले सकते हैं, तो स्ट्रीम लाइंस मिलती चली जाएंगी। तो इस तरीके का फ्लो हो रहा होगा। दिस आर द स्ट्रीम लाइंस। अब ये कहते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल, मोशन इज पोटेंशियल काइंड, ये चेक करना है। तो पोटेंशियल काइंड मोशन का मतलब ये है कि देखिए, जैसा कि मालूम है कि पोटेंशियल काइंड तब होगा जब इस तरीके का एक फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा और वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकें। तो अगर ऐसा है तो कर्ल ऑफ क्यू इज 0। यहाँ देखिए कर्ल ऑफ क्यू जो है 0 होगा, तो जो है पोटेंशियल काइंड फ्लो होगा। अगर ऐसा होगा तो ये होता है, और अगर ये है तो ये होगा। दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो फ्लो अगर पोटेंशियल काइंड है तो उसका कर्ल 0 होगा। अगर कर्ल 0 है वेलोसिटी का तो फ्लो पोटेंशियल काइंड होगा। कर्ल 0 होने का मतलब है कि रोटेशनल वेलोसिटी फ्लूइड में नहीं है। तो रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0, देन द फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड, एंड द फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड, द रोटेशनल वेलोसिटी इज 0। तो हमें एक्चुअली प्रूव करना है पोटेंशियल काइंड दिखाने के लिए कि कर्ल क्यू का 0 होगा। तो कर्ल ऑफ क्यू क्या होगा? कर्ल ऑफ क्यू ये आप जानते हैं, W चूंकि इसमें 0 है तो ये सब टर्म तो होंगे ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास केवल यही टर्म होगा, W इसमें होगा नहीं।
दूसरी चीज जो u है और v है वो ये है, और z का कोई मतलब नहीं कि u और v z के फंक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये भी टर्म जीरो होंगे, u और v z के फंक्शन नहीं है। तो कर्ल जो q का होगा यानी वेलोसिटी का जो कर्ल होगा वो ये होगा। अब ये हमने देखे कि ये जीरो है, ये अभी हमने देखा कि दिस इज जीरो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड करता है ना, अभी हमने देखा। इट मीन्स अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ x है, तो चलिए इससे कोई मतलब नहीं, इसको हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। v विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, के स्क्वायर बाहर रखिए, कोई मतलब नहीं है। v विद रिस्पेक्ट टू x ये आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस x स्क्वायर टू दिस माइनस टाइम्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो आप देखिएगा तो वो ये मिलेगा। तो इसको देख रहे थे हम कि v विद रिस्पेक्ट टू x, v इज दिस, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, x ये रहेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नो, इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। दिस इज this, so now u is this, del u by del y, derivative with respect to y is this with respect to y, to y minus y denominator square y is this minus y 2y square, okay, so this is x square minus y square upon this। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू, तो वो हम देखेंगे कि उसमें y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ओके, वी कैंट फाइंड दिस इज
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाए। ओके, तो इस तरीके से ये जीरो हो जाएगा। देयरफॉर कर्ल ऑफ क्यू इज जीरो। इट मीन्स फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड। पोटेंशियल काइंड, अब वेलोसिटी पोटेंशियल और फाइंड करना है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल भी हम पता कर सकते हैं इस फ्लो के लिए। उसका जो तरीका है पता करने का वो ये है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इस पे हम अगले चैप्टर में कर लेंगे। इसमें कुछ बातें और जाननी है आपको, तो आसानी से हो जाएगा, उसको हम अगले चैप्टर में कंसिडर कर लेंगे इसका पोटेंशियल निकालने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? फ्लूइड का ये बेसिक इक्वेशन है। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी फ्लूइड के लिए अगर कोई वेलोसिटी ये दी हुई है तो वहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ क्यू जीरो होना जरूरी है, जबकि सॉलिड के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ हम और जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती है। उनकी इक्वेशन डिराइव तो हम नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन अगर किसी को देखना है तो तमाम बुक्स में मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है, इसलिए उसमें जा नहीं रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको प्रूव किया है। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। आर थीटा एंड जेड, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो हम आपको बता देते हैं। ये तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। इन जनरल जो इक्वेशन होती है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन ये सिलिंड्रिकल कार्टेशियन के लिए है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको जब डिराइव करेंगे तो इसमें और टर्म्स भी आ सकते हैं और आएंगे ही। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, इसी के कंपेरेबल। देखिए ये अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो Q को अगर हम ऐसे लिखते हैं UVW, तो ये बन जाएगा रो बाई डेल एक्स रो U, डेल वाई रो V, डेल बाई डेल जेड रो W इज इक्वल टू 0। और अगर इनकम्प्रेसिबल है तो ये 0 हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, स्टडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दिस बिकम्स डेल यू बाई डेल एक्स। सिंपली एक्चुअली ये बनेगा, और इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन जनरल है वो क्या रूप लेगी। ये फिर बता रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ही है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी डेल बाई डेल थीटा रो वी थीटा रो वी जेड, और ये जो टर्म अपेयर हो रहा है रो वी आर बाई आर, ये एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है, ये यहाँ के इसके कंपेरेबल ये टर्म है, इसके कंपेरेबल ये टर्म है, इसके कंपेरेबल ये टर्म है, इसके कंपेरेबल ये टर्म, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा जब डेरिवेशन करेंगे, ये तभी दिखेगा आपको। तो यहाँ से सीधे लिखने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर वेलोसिटी हियर इज वी आर ई आर v theta e theta v z e z. These are the unit base vectors in cylindrical coordinate system. अब अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी को कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा सिंपली ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और ये इन जनरल मीन्स फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड स्टडी फ्लो। अब इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिस्टम आर थीटा फाई, ये हमने आपको बताया था, दिस इज बिटवीन 0 एंड दिस एंड फाई इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जनरल फॉर्म होगा वो होगा डेल रो बाय डेल टी 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर रो आर स्क्वायर वी आर। वी आर इज द velocity in the direction of r increasing, is this, और इनकम्प्रेसिबल के लिए when density is constant, for incompressible and steady flow, तो डेंसिटी हटा दीजिए इसमें से तो आपको मिलेगा 1 बाई आर। देखिए यहाँ पे सब में आर बाहर, आर जब ये टर्म नहीं रहेगा और यहाँ से आर हम बाहर ले सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं सिंपली इस फॉर्म में। Is this. This is for steady flow of incompressible fluid in spherical coordinate system. तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक है, मालूम होनी चाहिए, ठीक ढंग से मालूम होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम देखेंगे
कुछ और बातें जो ज़रूरी हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अलोंग स्ट्रीम लाइन फ्लो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन बाय लैग्रेंजियन मेथड, ये हमारा आइलेरियन मेथड से था। और आइलेरियन मेथड ही हम यूज़ करते हैं फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन लैग्रेंजियन में भी देख लेंगे कि ये किस फॉर्म में अपीयर होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।